नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल साइंस टेक जीनियस में। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, वाई स्ट्रे डॉग बाइट्स आर फैटल, द साइंस बिहाइंड रेबीज। कहने का तात्पर्य है कि जो सड़क पर आवारा कुत्ते हैं उनके काटने से मृत्यु क्यों हो जाती है, और जो इन आवारा कुत्ते जो जब काटते हैं तो एक वायरल बीमारी हो जाती है, वायरल इन्फेक्शन हो जाता है जिसे हम रेबीज नाम से जानते हैं। आज हम इस रेबीज के बारे में पूरा जो विज्ञान है, ये कैसे होता है, क्यों फैलता है, उसके क्या सिम्टम्स होते हैं, क्या बचाव है, इन सब चीजों को अपने इस वीडियो में डिटेल से समझेंगे। बहुत ही उपयोगी जानकारी है आपके लिए, लेकिन इसका लाभ आपको तभी मिलेगा जब आप हमारे वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। अगर आप 1 या 2 मिनट वीडियो देख करके और अगले वीडियो पे स्किप कर जाएंगे तो आप इस उपयोगी जानकारी से वंचित रह जाएंगे। तो चलिए मित्रों, इससे पहले कि मैं अपना मुख्य वीडियो शुरू करूं, आपसे हमारी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर इसी प्रकार की आपके आसपास और आपसे जुड़े हुए जो विज्ञान के क्षेत्र हैं, जो आपके जीवन को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं, स्पेशली विज्ञान के क्षेत्र को लेकर के छोटे छोटे वीडियोस बनाए जाते हैं। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हुए होंगे तो जैसे ही हम उपयोगी वीडियो अपलोड करेंगे वैसे ही आपके होम स्क्रीन पे दिखाई देने लगेगा। तो चलिए मित्रों, वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जो लेटेस्ट मुद्दा है, ये स्ट्रे डॉग्स वाला, इसको समझने का प्रयास करते हैं। हुआ क्या कि भारत के सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में जो दिल्ली एनसीआर रीजन में, नेशनल कैपिटल रीजन जो है, वहां की जो सिविक अथॉरिटीज हैं, नगर पालिका, नगर निगम, उन सबको एक आदेश दिया कि तत्काल जो है रेजिडेंशियल एरिया से, जहां जो आवासीय क्षेत्र है जहां पर लोग निवास करते हैं, वहां से ये जो आवारा कुत्ते हैं इनको तत्काल हटाया जाए। क्यों हटाया जाए? जिससे जो बच्चे हैं और जो बूढ़े हैं या जो लोग उस क्षेत्र में रहते हैं, उनको जो ये स्ट्रे डॉग्स के काटने से जो बीमारी होती है रेबीज से, उससे बचाया जा सके। हालांकि जैसे ही ये ऑर्डर आया, कुछ लोग तुरंत इसका विरोध करने लगे। समाज और सोशल मीडिया 2 भागों में बट गया। जो सुप्रीम कोर्ट है वो मनुष्य के जीवन के अधिकार के विषय में बात कर रहा है, आर्टिकल 21, और जो लोग इसका विरोध कर रहे हैं, कुछ व्यक्तिगत लोग हैं, कुछ संस्थाएं हैं, वो इन पशुओं के अधिकारों की बात कर रहे हैं। स्वाभाविक रूप से जब हमको मनुष्यों के अधिकार और पशुओं के अधिकार, इन दोनों के बीच में किसी एक को चुनना होगा, तो कोई भी संस्था मनुष्यों के अधिकार को ज्यादा प्रेफरेंस देगी। हालांकि कोर्ट ने बहुत स्ट्रिक्ट डिसीजन दिया था और कहा था कि अगर कोई भी व्यक्ति या कोई भी संस्था इस ऑर्डर के इंप्लीमेंटेशन के बीच में आएगी तो उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। हालांकि बड़े लंबे समय से पशुओं को, उन पर होने वाले अत्याचार और इन सब चीजों को लेकर के चर्चा होती रही है, लेकिन जब बात आती है कि मनुष्य ही सुरक्षित नहीं है उन पशुओं से, तो मनुष्य को आत्म सुरक्षा में अगर जरूरत पड़े तो कुछ ऐसे कदम भी उठाने पड़ सकते हैं जहां इन पशुओं का के अधिकार, जैसे कि प्रजनन का अधिकार, अगर हम कुत्तों की नसबंदी कर देंगे तो उनका प्रजनन का अधिकार समाप्त हो जाएगा। अगर हम उनको पकड़ के दूसरे क्षेत्रों में छोड़ आएंगे, जंगलों में छोड़ आएंगे, तो उनके आवास का अधिकार समाप्त हो रहा है। अगर हम उनको पकड़ के कहीं बंद कर देते हैं तो उनका स्वतंत्र घूमने का अधिकार समाप्त हो जाएगा। तो उन अधिकारों पर भी चर्चा होती रही है, लेकिन वर्तमान में कोर्ट इस मामले में बहुत सख्त है, और जो इस ऑर्डर के विरोध में जो संस्थाएं खड़ी हैं, उनका मानना है कि कोर्ट का जो ये आदेश है ये बहुत ही क्रूर है और इसको बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके खिलाफ उन्होंने सीजेआई की बेंच में अपील की है।
अब क्वेश्चन ये उठता है कि ये आवारा कुत्तों का जो मामला है वो इतना गंभीर कैसे बन गया कि सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेकर के 1 महीने में ये आदेश कर दिया, 1 से 1.5 महीने में, कि जितने आवारा कुत्ते दिल्ली एनसीआर में घूम रहे हैं सब पकड़े जाएं और उनको अलग कहीं जो है पुनर्स्थापित किया जाए, उनका स्टरलाइजेशन किया जाए। तो आपको बता दें कि ये आज की समस्या नहीं है। अगर जब से आप भारत के इतिहास में जाएंगे, आजादी के पहले, आजादी के बाद, हमेशा से ये जो आवारा कुत्तों के जो काटने की जो घटनाएं हैं ये हमेशा से चर्चा में रही हैं और मनुष्य के लिए, मनुष्य के स्वास्थ्य के लिए ये हमेशा से एक बहुत बड़ा खतरा रहा है। और इसके कारण भारत में प्रतिवर्ष हजारों में जो है डेथ होती है, हजारों की संख्या में लोग जो है मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं इन कारणों से। और दिल्ली जैसे क्षेत्र में जो काफी कंजेस्टेड इलाके हैं वहां पर ये समस्याएं और ज्यादा जो है प्रबल होती हुई दिखाई देती है। स्पेशली जो चिल्ड्रन, बच्चे छोटे, एल्डर पीपुल, बूढ़े लोग, वृद्ध लोग और आउटडोर वर्कर्स। आउटडोर वर्कर्स का मतलब है ऐसे लोग जो किसी ऑफिस में बैठ के काम नहीं करते हैं बल्कि उनको सड़क पर खुले में काम करना पड़ता है, जैसे कि हमारे सफाई कर्मी भाई बहन, या सुबह सुबह आपके घर के सामने से निकलने वाले कूड़ा बीनने वाले लोग, कागज बीनने वाले लोग। इस प्रकार के लोग जो है सबसे वल्नरेबल सेक्शन में आते हैं जो डॉग बाइट का शिकार हो सकते हैं। जो ये चिल्ड्रन हैं ये स्वयं अपनी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं है, यही हाल वृद्ध लोगों का है। और ये जो आउटडोर वर्कर्स हैं, जो सड़क बना रहे हैं, जो नाली बना रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, ये अक्सर ऐसी ड्रेस पहने रहते हैं जो कुत्तों को उत्तेजित कर देती है और वो इनकी ओर जो है भौंकने लगते हैं और अगर मौका पाते हैं, 2-4 होते हैं तो काट भी लेते हैं। तो ये लोग जो है, इन लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये ऑर्डर दिया। और आपको बताऊं, रात में, अर्ली मॉर्निंग, सुबह जब लोग टहलने निकलते हैं और गर्मियों के जो मौसम में इन जो कुत्तों का बिहेवियर है वो अपने आप में एक अजीब हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि अगर मैं किसी रात में 10, 11, 12 बजे, 1 बजे अगर मैं अपने 2 व्हीलर से आ रहा हूं और मैं देखता हूं किसी चौराहे पे 3-4 कुत्ते बैठे हैं तो मेरे मन में स्वयं ये डर उत्पन्न हो जाता है कि कहीं हो ना हो अब ये मेरी गाड़ी के पीछे दौड़ेंगे। और इससे होता क्या है कि इनके दौड़ से ये जो पीछा करते हैं कुत्ते, इनसे बचने के लिए लोग गाड़ी तेजी से चलाते हैं और अक्सर इस दौरान उनका एक्सीडेंट भी हो जाता है। अब एक तो हम दुर्घटनाग्रस्त हो गए, चोट लग गई, दूसरा डर है कि जो पीछे कुत्ता दौड़ के आ रहा था कहीं वो दौड़ के आके हमको काट न ले। तो ये बड़ा ही खतरनाक होता है। स्पेशली जो वृद्ध लोग होते हैं, जैसे जैसे वो वृद्ध होते हैं उनमें स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, तो वो क्या करते हैं, डॉक्टर भी उनसे कहते हैं कि टहलिए। और वो सुबह टहलने निकलते हैं तो कुत्तों की फौज सड़क पे उनका इंतजार कर रही होती है। पार्कों में भी कुत्तों की फौज खड़ी होती है उनका स्वागत करने के लिए। और वो बेचारे अपना बचाव भी नहीं कर सकते और सड़क पर इतनी भीड़ भी नहीं होती है कि कोई उनको बचाने आएगा। विशेषकर गर्मी के मौसम में इतनी ज्यादा घटनाएं होती हैं कुत्तों के काटने की, स्पेशली बच्चों को। संभवतः गर्मी में जैसे हम लोग व्याकुल हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, कुत्ते भी उन पर भी कुछ वैसा ही प्रभाव पड़ता होगा। इसलिए ये सब जो है बड़े खतरनाक हो जाते हैं विशेष परिस्थितियों में। अब वास्तव में जो खतरा है वो उस घाव का नहीं है जो कुत्ते काटने से होता है, या जो फिजिकल और मेंटल ट्रॉमा है। जैसे मैंने बताया कि अगर मैं रात में 2 बजे जा रहा हूं कहीं और मैं दूर से 5-6 कुत्ते एक साथ बैठकर देख लूं तो एक मेंटल ट्रॉमा है कि ये मुझे दौड़ाएंगे जरूर। अगर मैं गिर जाता हूं या मुझे काट लेते हैं तो ये एक प्रकार का फिजिकल ट्रॉमा हो गया कि देखिए मेरे हाथ में, पैर में कुत्ते का दांत बना हुआ है, ये काटने का निशान है।
कभी कभी बहुत ही जबरदस्त घाव हो जाते हैं। और मैं आपको बताऊं, मैंने ऐसे ऐसे केसेस देखे हैं जहां पर चार चार पांच पांच कुत्तों ने मिल करके छोटे छोटे बच्चों को नोच डाला है और उनकी मृत्यु हो गई है, इतना ज्यादा नोचा है। तो इस जो ये मेंटल ट्रॉमा, फिजिकल ट्रॉमा और ये जो घाव है, ये मुख्य समस्या नहीं है। ये तो आज नहीं तो कल भर जाएंगे, लेकिन इसमें सबसे बड़ा खतरा है कि व्यक्ति जो है, हो सकता है कि रेबीज से इन्फेक्टेड हो जाए। ये रेबीज एक बहुत ही खतरनाक वायरल डिजीज है। जो ये वायरस है रेबीज का, ये मनुष्य को इतना बुरा स्थिति में ला देता है कि रेबीज से इन्फेक्टेड लोग में 100% लोगों की मृत्यु हो जाती है और किसी भी दशा में उनको बचाया नहीं जा सकता है। भले ही हमारा मेडिकल साइंस कितना भी एडवांस हो गया हो, कितने भी जो है अंग ट्रांसप्लांट करने लगा हो, लेकिन आज भी मेडिकल साइंस में रेबीज का कोई भी इलाज नहीं है। अगर एक बार व्यक्ति में सिम्टम दिख गए तो बस उसके सिम्टम्स का इलाज किया जाता है और इंतजार किया जाता है कि कब ये जो है काल कवलित होगा। ये जो रेबीज है, इसको भली भांति याद रख लीजिए। जो किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो जान लीजिए, ये लीजा वायरस फैमिली है वायरसेस की। उसका ये उस फैमिली के वायरस से ये रेबीज फैलता है। इस फैमिली में कई वायरस आते हैं, इसलिए किसी एक का नाम लेना संभव नहीं है। लीजा वायरस फैमिली जान लीजिए। अब एक बार अगर किसी रेबीज से इन्फेक्टेड कुत्ते ने, वो पालतू कुत्ता भी हो सकता है और आवारा कुत्ता भी हो सकता है, इसके बारे में आगे हम अभी आपको बताएंगे। अगर उसने किसी व्यक्ति को एक बार काट लिया तो जब उसके दांत मनुष्य की स्किन या मांसपेशियों को फाड़ कर अंदर जाते हैं तो उस घाव के साथ जो उस कुत्ते का सलाइवा है, सलाइवा अर्थात जो थूक है, वो भी जो है मनुष्य के शरीर में इंटर कर जाता है। अब उस सलाइवा में ये जो लीजा वायरस फैमिली के जो वायरस हैं वो साथ में मौजूद हैं। वो सीधे बॉडी में अपने आप पहुंच जाते हैं। फिर ब्लड वेसल्स के थ्रू ये जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, हमारा जो ब्रेन है, वहां पे धीरे धीरे पहुंच जाते हैं। जितना समय इनको सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक पहुंचने से लगता है, वही समय एक ऐसा है गोल्डन पीरियड, जिस समय अगर एक्शन ले लिया जाए तो मनुष्य को हर हाल में रेबीज होने से बचाया जा सकता है। क्योंकि ये सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही जाके ये जो वायरस है ये रेप्लिकेट करता है, अपनी ताकत को बढ़ाता है। कुछ लोगों में जो इसके सिम्टम है, मान लीजिए आज उसने मुझे काटा, ये आज की दिन ही हमारे सीएनएस में 1 या 2 दिन में पहुंच गया, फिर इसने रिप्लिकेट करना शुरू किया, 3-4 दिन और लग गए। उसके बाद ऐसा मानना है डॉक्टर्स का कि अगर काटा है किसी रेबीज से इन्फेक्टेड कुत्ते ने तो अधिकांश लोगों में 1 हफ्ते में इसके सिम्टम दिखाई देने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग जो बहुत दुर्भाग्यशाली होते हैं, उनमें महीनों तक कोई सिम्टम दिखाई नहीं देता और ये जो वायरस है ये साइलेंट पड़ा रहता है और अपने आप को वहीं सीएनएस में, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में अपने आप को मल्टीप्लाई करता रहता है, अपनी ताकत को बढ़ाता रहता है, कोई भी सिम्टम दिखाई नहीं देता। और धीरे धीरे ये जो हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको पूरी तरह से खा जाता है। जो हमारे ब्रेन के जो टिश्यूज हैं, जो हमारे न्यूरॉन्स हैं, जो मैसेज को लाते ले जाते हैं, उसको पूरी तरह से डैमेज करता है। तो अगर प्रश्न आता है कि ये जो रेबीज का वायरस है ये शरीर के किस अंग को जो है प्रभावित करता है, तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम को प्रभावित करता है। अब मान लीजिए ये सिम्टम जो अपीयर होते हैं, रेबीज के सिम्टम क्या होते हैं। अब अगर इसकी बात करें तो जो सबसे पहला सिम्टम और सबसे घातक सिम्टम है वो है हाइड्रोफोबिया। हाइड्रोफोबिया का मतलब पानी को देखते ही डर लगने लगे। जब व्यक्ति को पानी से डर लगने लगेगा तो ना तो वो नहाएगा, ना तो पानी पिएगा और जो पानी से जुड़े जो भी चीजें हैं उससे डर लगने लगेगा। उसके बाद वो चिल्लाने लगेगा।
अगर पानी को देखेगा तो भी चिल्लाएगा, नहीं तो जो उसके शरीर में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसके कारण वो चीखेगा, चिल्लाएगा, रोएगा। इसके अलावा जो मसल स्पैज्म, इसका मतलब जो उसकी मांसपेशियां हैं वो ऐंठने लगती हैं, वो कड़ी होने लगती हैं, हाथों पैरों का जो मूवमेंट है वो बंद होने लगता है, कभी कभी पैरालिसिस भी हो जाता है, लकवा मार जाता है। और अंततः हफ्ते 10 दिन में अगर आप डॉक्टर के वहां ले गए तो भी, और डॉक्टर के वहां नहीं ले गए तो भी, 1 हफ्ते से 10 दिन में सिम्टम दिखाई देने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। तो रेबीज इतना घातक जो है वायरस है कि व्यक्ति को बिल्कुल भी मौका नहीं देता है। अब आप ये सोचिए कि रेबीज का जो वायरस है वो इतना खतरनाक है कि जब शरीर में प्रवेश करता है तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, जो हमारी प्रतिरोधक तंत्र हमारे शरीर में बना हुआ है, कि हमारा शरीर बाहर से आए हुए बैक्टीरिया और वायरस के खिलाफ स्वयं ही एक युद्ध छेड़ देता है और स्वयं ही अपने आप को ठीक करने की कोशिश करता है। लेकिन ये वायरस एक ऐसा आवरण ओढ़े हुए रहता है, एक ऐसा कपड़ा ओढ़े हुए रहता है कि हमारे इम्यून सिस्टम को चकमा दे देता है। हमारा इम्यून सिस्टम रिस्पॉन्स ही नहीं करता, उसको ये लगता ही नहीं है कि कोई ये बाहरी पैथोजन, बाहरी वायरस, बाहरी बैक्टीरिया शरीर में आ गया है, इसलिए वो उसके विरुद्ध कोई जो प्राकृतिक रूप से जो फाइट बैक करता है शरीर, वो करता ही नहीं है। और ये जब हमारे प्रतिरोधक क्षमता काम नहीं करती है तो ये जो वायरस है वो और ताकतवर से ताकतवर होता जाता है, और उसके बाद की कहानी मैं आपको सुना ही चुका हूं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन अर्थात विश्व स्वास्थ्य संगठन, जो कि विश्व में स्वास्थ्य और उससे जुड़ी समस्याओं को लेकर के रिसर्च करने वाली, काम करने वाली सबसे बड़ी संस्था है, उसके डाटा के अनुसार भारत में प्रतिवर्ष 18,000 से 20,000 लोग कुत्ते के काटने से और उससे होने वाले रेबीज नाम की बीमारी से मारे जाते हैं, उनकी मृत्यु हो जाती है। और रेबीज से प्रतिवर्ष पूरे विश्व में जितने भी लोग मारे जाते हैं उसमें से 1/3 लोग भारत में मरते हैं। अब आप इस बीमारी की भयावहता को समझ चुके होंगे, और अब तो मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है वो पूरी तरह से सही नहीं है। जो आदेश उसने दिल्ली एनसीआर में दिया था वो आदेश उसे पूरे भारत के लिए देना चाहिए था। अब WHO कह रहा है 18 से 20,000 लोग मरते हैं, लेकिन भारत इतना विशाल देश है कि आप कुछ भी काउंट नहीं कर सकते हैं। संभव है कि जो केसेस हैं वो और ज्यादा होते हों और बहुत से लोग इससे पहले कि जान पाए कि ये रेबीज है उसके पहले ही उनकी मृत्यु हो जाती है। 2-4 दिन में वो अनरिकॉग्नाइज्ड और अनरिपोर्टेड रह जाते हैं। ये 18 से 20,000 का डाटा वो है जो अस्पताल लोग पहुंच जाते हैं और वो डाटा सरकार की नजर में आ जाता है। अब ये जो रेबीज का जो इन्फेक्शन है, सभी जो कुत्ते हैं वो इससे प्रभावित नहीं होते हैं। पहली बात तो ये जान लीजिए, इससे जो रेबीज का डर है वो आपके मन में कुछ कम हो जाएगा। लेकिन चूंकि हम ये नहीं जानते हैं कि कौन सा कुत्ता रेबीज से इन्फेक्टेड है और कौन नहीं है, इसलिए हमको हर हाल में ये मान के अपना इलाज कराना पड़ेगा कि हमें जिस कुत्ते ने काटा है उसको रेबीज जरूर होगा। लेकिन सच्चाई यह है कि सभी कुत्ते रेबीज से इन्फेक्टेड नहीं होते हैं। लेकिन अगर कोई एक कुत्ता रेबीज से इन्फेक्टेड है किसी एक क्षेत्र विशेष में, तो धीरे धीरे ये चेन बन जाती है और ये सभी कुत्तों में फैल जाती है। क्यों? क्योंकि जो कुत्ते हैं वो बहुत एक सोशल एनिमल है, आपस में साथ रहते हैं, लड़ते हैं, झगड़ते हैं, एक साथ खाते पीते हैं। समझ लीजिए कोई रोटी पड़ी थी, उसको एक कुत्ते ने खाया, उसके बाद उसने छोड़ दी, फिर दूसरे कुत्ते ने खाया, अब उसका जो सलाइवा है वो उसके अंदर चला गया। इस प्रकार से ये कुत्ते में जो पूरे क्षेत्र में एक कुत्ते से दूसरे कुत्ते में फैल जाता है।
अब ये जो आवारा कुत्ते सड़क पर घूमते हैं, वैसे तो संस्थाएं इस ओर काम करती हैं, एनजीओज, लेकिन बहुत मुश्किल है, बहुत कम देखा गया है कि संस्थाएं इन आवारा कुत्तों को रेबीज का इंजेक्शन लगाती हों। जो कुत्ते घरों में पले होते हैं, पालतू कुत्ते होते हैं, अच्छी अच्छी नस्ल के कुत्ते होते हैं, जो 25-50 हजार, लाख, 1.5 लाख, 2 लाख रुपए के आते हैं, तो जो ओनर होते हैं कुत्ते के, वो कुत्तों का ध्यान रखते हैं और उनको समय समय पर वैक्सीनेट करते रहते हैं, उनको क्लिनिक में ले जाते हैं, डॉक्टर उनको वैक्सीनेशन करते रहते हैं। इसके कारण ये जो पालतू कुत्ते हैं, ये इन आवारा कुत्तों की तुलना में कम खतरनाक होते हैं। लेकिन बहुत से लापरवाह ओनर ऐसे भी होते हैं कि अगर उन्हें 6 महीने में वैक्सीन लगवानी है तो अभी उन्होंने लगवाया, फिर 6 महीने बीत गए, लापरवाही करते रहे, टालते रहे, और जो कुत्ता जिसकी जो 6 महीने का समय बीत गया है उसमें रेबीज स्वतः जो है, अगर साइलेंट अवस्था में पड़ा था तो वो फिर पनपने लगेगा। एक और समस्या भारत में है कि लोग कुत्ता पालते भी हैं और कहते हैं कि हमने नहीं भी पाला। होता क्या है कि जैसे हमने अपने सड़क पर गुजरने वाले किसी एक कुत्ते को 2-4 दिन रोटी दे दिया, अब वो लगभग पालतू कुत्ते की भांति बिहेव करने लगेगा। जब मुझे देखेगा, मुझे सूंघेगा, पूंछ हिलाएगा, मुझे चाटने की कोशिश करेगा, मेरे घर के बाहर बैठा रहेगा। कहने के लिए तो मैंने पाला नहीं है, लेकिन वास्तव में वो प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से मेरे घर पे पल भी गया है। भले मैं उसे घर के अंदर ना आने दूं, लेकिन वो अब अपने आप को मेरे ऊपर ही आश्रित मान के मेरे दरवाजे पे ही बैठा रहेगा। ये भी भारत में बहुत ज्यादा देखने को आता है। अब अगर मान लीजिए किसी इन्फेक्टेड कुत्ते ने, चाहे वो पालतू हो या वो जो है आवारा कुत्ता हो, अगर उसने किसी को काट ही लिया तो भी बहुत ही आसानी से व्यक्ति की जान बचाई जा सकती है, उसको रेबीज होने से बचाया जा सकता है, बशर्ते कि उसको समय से जो रेबीज वायरस का जो टीका है, वैक्सीन है, वो लगा दी जाए। आप समझिए। और सबसे अच्छा क्या है कि जैसे ही कुत्ते ने काटा, आप किसी भी जगह पर हैं, आप किसी भी परिस्थिति में हैं, 24 घंटे के अंदर, 24 आवर्स आपको अगर वैक्सीन लग जाती है समय से, और जो उसकी जितनी डोजेज लगवानी है, आपको बताएं इस प्रकार से कुछ डोजेज लगाते हैं वो लोग कि अब मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है कि एक आज लगी, एक 15 दिन के बाद, फिर उसके 1 महीने के बाद, फिर 2 महीने के बाद, फिर एक बूस्टर डोज लगती है। इस प्रकार से कम 4 या 5 जो डोजेज हैं वो लगाई जाती है, और वो सारी डोजेज जो डॉक्टर सजेस्ट करते हैं, अगर वो लगवा लेता है कोई व्यक्ति, तो वो रेबीज के इन्फेक्शन से, उसका जो वायरस है उससे मुक्त हो जाता है। लेकिन जरूरी है कि 24 घंटा बीतने ना पाए। अगर किसी ऐसी परिस्थिति में हम फंस गए कि हम 24 घंटे में नहीं लगवा पाए, इसका ये मतलब नहीं है कि अब आपको रेबीज से कोई बचा नहीं सकता है। तब आपको ये ध्यान रखना है कि रेबीज के सिम्टम अपीयर होने से पहले आपको टीका लगवाना है। अगर आप 24 घंटे में नहीं लगवा पाते हैं तो 48 घंटे में लगवा लीजिए। भारत में इस समय बहुत बड़ी संख्या में जो एंटी रेबीज वैक्सीन है वो अवेलेबल है। हॉस्पिटल्स में, मेडिकल स्टोर्स पे, हर जगह आपको आसानी से मिल जाएंगी। बल्कि जो सरकारी अस्पताल हैं, जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं, जो ट्रस्ट के हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर ये जो रेबीज की वैक्सीन है, ये जो जिन लोगों को कुत्ता काटता है उनको फ्री में लगाई जाती है, इसका कोई पैसा नहीं लिया जाता है। भारत में जो वैक्सीन आसानी से अवेलेबल हैं उनका नाम है इंडीरैब, रेबीवैक्स एस, रेबीपुर बहुत ही प्रचलित वैक्सीन है, और लेकिन इसकी शॉर्टेज बनी रहती है, तो उसकी जगह पर दूसरी सबसे प्रचलित वैक्सीन जो है वो अभय रैब है, अभय रैब।
और वैक्सीरैब एम, ये सभी वैक्सीन जो है, मैं किसी वैक्सीन का प्रचार नहीं कर रहा हूं, मैंने 4-5 जो प्रचलित वैक्सीन जो दुकानों पे हॉस्पिटल्स में उपलब्ध रहती हैं, अलग अलग कंपनियों के द्वारा ये बनाई जाती हैं और अलग अलग तरीके से बनाई जाती हैं, तो वो सभी ये भारत में उपलब्ध है। ये सभी वैक्सीन बहुत इफेक्टिव हैं और ये पोस्ट एक्सपोजर थेरेपी और प्री एक्सपोजर थेरेपी दोनों में बहुत काम आती है। पोस्ट एक्सपोजर थेरेपी का मतलब है कि जब हमको कुत्ता काट ले तब हम इनको लगवा लें, और प्री एक्सपोजर थेरेपी का मतलब है कि जो लोग जानवरों के संपर्क में रहते हैं, जैसे जानवरों के जो डॉक्टर्स हैं या जो जानवरों के पैरामेडिक्स हैं, इसके अलावा जो लोग एनिमल हैंडलर्स हैं, कहने का तात्पर्य है ऐसे लोग जो कि जैसे कुत्तों को ट्रेनिंग देते हैं या आर्मी में कुत्तों को ट्रेन किया जाता है, इसके अलावा जो लोग ये डॉग ब्रीडिंग का काम करते हैं, जो लोग जू में काम करते हैं, ऐसे सभी लोगों को पहले ही ये वैक्सीन लगा दी जाती हैं जो 6 महीना तक इफेक्टिव रहती हैं। प्री एक्सपोजर थेरेपी का यही मतलब है। तो दोनों तरीके से ये जो है इफेक्टिव है। अब आपको मैंने इतनी सारी वैक्सीन के नाम बताए और बड़ी आसानी से ये दुकानों पे उपलब्ध भी होती है, इसके बावजूद 18 से 20 हजार लोग मरते हैं कुत्तों के काटने से। उसका कारण है कि एक तो जागरूकता का अभाव है समाज में, लोग खुद के डॉक्टर बने हैं, सेल्फ मेडिकेशन पे विश्वास रखते हैं। अभी मैंने सुना था कि किसी को कुत्ता ये काटा तो उन्होंने धो करके उस पर मिर्ची लगा ली, लाल मिर्च लगा लिया। कोई कहता है उस कुएं से उस नदी में नहा लीजिए तो कुत्ता काटा हुआ ठीक हो जाएगा। तो सेल्फ मेडिकेशन बड़ा खतरनाक होता है। दूसरा, डिले इन ट्रीटमेंट। मैंने आपको बताया कि 24 घंटे में लगवा लीजिए तो आदर्श कंडीशन है, ना 24 में लगवाइए तो 48 घंटे में लगवा लीजिए। लेकिन जब जो है सिम्टम अपीयर हो गए उसके बाद अब कोई कुछ नहीं कर सकता है। मिस डायग्नोसिस, गांव देहात में जहां झोला छाप डॉक्टर बैठे हैं वो उस बीमारी को कुछ और समझ लेते हैं, वो जान ही नहीं पाते कि ये रेबीज है। इसके अलावा सुपरस्टिशंस भी हैं, अंधविश्वास से हमारा समाज अभी भी जकड़ा हुआ है। और वो जब कुत्ता काटता है तो मैंने बताया किसी नदी तालाब और कुएं में नहाने का वो शुरू कर देते हैं। इसके अलावा झाड़ फूक, ये सब भी प्रचलित है। तो इन सब चीजों के कारण व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है और सब कुछ होने के बावजूद उसका जीवन खतरे में पड़ जाता है। सबसे बड़ी बात है कि जो डॉग बाइट है, जो कुत्ते के काटने के बाद जो फर्स्ट एड है, वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे ही ये घटना होती है, किसी को कुत्ता काटता है तो तुरंत उसको जो है साफ पानी से धोया जाना चाहिए। साफ पानी का मतलब मिनरल वाटर नहीं है, जो टैप वाटर है या जो हैंड पाइप है या जो भी उपलब्ध है। हम सड़क पर हैं और सड़क पे अगर किसी होटल वाले ने पानी दे देता है तो वो भी पीने के लिए भले उपयोगी न हो, लेकिन कम से कम घाव को तो धोया ही जा सकता है। इसके अलावा 1 घंटे के अंदर आपको डॉक्टर के पास पहुंच जाएं तो बहुत अच्छा है। भले 1 घंटे में पहुंचेंगे, अगर आप 1 घंटे में पहुंच जाएंगे तो डॉक्टर घाव को देख लेगा कितना गहरा है। अगर नोच लिया होगा तो टाँके वाँके लगाएगा, एंटीबायोटिक एंटीवायरल क्रीम लगाएगा, वैक्सीन तो लगाएगा ही। तो ये सब चीजें बड़ी लाभकारी होंगी और ये किया जाए तो हजारों जिंदगियां जो रेबीज के कारण चली जाती हैं देश में, वो बच सकेंगी। अब आप ये समझ गए होंगे कि भारत के सुप्रीम कोर्ट, जहां पर लाखों करोड़ों केसेस आज भी पेंडिंग हैं, और ये एक मजाक उड़ता है कि केस किया था बाबा ने और डिसीजन आया पोते के समय। उसके बावजूद 1.5 महीने में उन्होंने इस केस को स्वतः संज्ञान लेकर के आदेश कर दिया। ये मामला कितना गंभीर और कितना जरूरी है। तो चलिए मित्रों, इस वीडियो में हमने रेबीज के बारे में डिटेल से समझा, उसके सिम्टम, उसके बचाव, उसका इलाज, वो क्यों होता है, सब मैंने आपको बताया। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो, हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा लगा हो, हमारी दी गई जानकारी उपयोगी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों के मध्य, अपने फैमिली मेंबर्स के साथ वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।